जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 नई वाली बुक जो है बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण यह पुस्तक है दोस्तों, है ना। तो ये नए सिलेबस पे आधारित है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 का टेस्ट सीरीज विद फुल डिस्कशन 20 सेट हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे। जस्ट कंप्लीट करते ही मैराथन क्लासेस चलेगी दोस्तों। तो आज की जो सेट प्रैक्टिस है आपको बता दें, सुबह में हम लोग ने प्रैक्टिस नंबर 4 किया था, अभी जो है ये हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली वाइज पे 2 सेटें चलती हैं, सुबह और शाम में चलती है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेट प्रैक्टिस। बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम हो, जीके जीएस तो एक ही रहती है ना, इसका जीके जीएस थोड़ी लेवल जो है साइंस की बढ़ाई है। अब बता देंगे आपको, जैसे हमने बोला था क्या कि ये जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बन चुकी है आपकी, जल्दी ही पब्लिश होने वाली है। तो अति महत्वपूर्ण ये सेट सीरीज को हम लोग बनाते हैं और टोटल पूरे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सेट नंबर देख रहे हैं 5 नंबर है। तो आइए इसमें भी हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोर रहता है। पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको फुल डिस्कशन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। तो कौन सा अधिकार है बताइए। वह अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर बी बनेगा। आर्टिकल किस में आता है, तो अनुच्छेद 32 में यह आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। बताइए किस अनुच्छेद के तहत, तो आंसर बनेगा बी, अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संविधान का संकल्पना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1787 में, है ना। कब हुआ था, 1787 में हुआ था, बना था। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, और ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन जो है संसदीय प्रणाली का जनक है। अमेरिका के अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाता है। अगला है अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, तो यह है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये बताना आपको। तो कौन है सूचीबद्ध, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। करेक्ट आंसर 1 और 2 आएगा आपका। आंसर नंबर बी बनेगा। छोटे परिवार का मापदंड नहीं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा 1 और 2 आया, यानी ऑप्शन बी हो गया। आपको बता दें भाग 4 में जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। भाग 4 को जो संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा जाता है। भाग 4 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है भारतीय संसद के द्वारा। करेक्ट आंसर बी बनेगा। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में कहा गया है। 266 के 1 में भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, मतलब कर से प्राप्त जो राजस्व तथा ऋण उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व होता है, संचित निधि में ही जमा होता है। और जो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी सरकार हो, उसे कहाँ से मिलती है, उनकी वेतन भत्ता ये सब सभी मिलती है कहाँ से, तो ये सभी संचित निधि से ही मिलती है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है, तो अनुच्छेद 18 के तहत। आंसर सी बनेगा। मतलब यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार तो है ही। यह कला, साहित्य और विज्ञान या बड़े पैमाने पर
जन सेवा मतलब जनता की सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में शुरू होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला है। अब बताइए, जिसमें से हम आपको 3 व्यक्तियों का नाम बता रहे हैं, कौन कौन है? आपको 2 व्यक्तियों का नाम बताना है। पहले है लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद कौन है? तो MS स्वामीनाथन जी है, फिर है कौन? चौधरी चरण सिंह है। अब आपको 2 व्यक्तियों का नाम बताना है जो और 2 व्यक्तियों को मिला है 2024 में। बता दें आपको, जो 1954 में शुरू होता है भारत रत्न, मरणोपरांत शुरू कब होता है? 1955 से शुरू हो जाता है। ठीक, मरणोपरांत भी दिए जाने लगा 1955 से। तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अगला है संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो इसका है अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि संबंध जो है अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है ना। और 30 में क्या कहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। तो आंसर बी बन जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्षों का होता है, या फिर जब तक वह पद पर रह सकते हैं तब तक, या फिर 65 वर्ष या 6 साल। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। कह रहा है अगला क्या प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्य की कौन है? तो कौन है वो है रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी देवी अरुंडले को अप्रैल 1952 में और फिर 1956 में भारतीय संसद की राज्य परिषद और राज्यसभा के सेवा के लिए नामांकित किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था। नाबार्ड जो है यह किससे संबंधित है? यह कृषि क्षेत्र का शीर्ष वित्तीय संस्था है। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो कौन नहीं है बताइए। तो इसमें जो नहीं है वो निर्यातों पर अधिक कर लगाना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा डी बनेगा। कह रहा है क्या कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति का। करेक्ट आंसर डी बनेगा। कैशलेस लेन देन से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक 31 मई 2016 में नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, और भी ये जान लेते हैं, नचिकेता मोरे समिति क्या है? तो नचिकेता मोरे समिति है देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना है। और शांता कुमार समिति क्या है? शांता कुमार समिति भारतीय खाद्य निगम के पूर्ण गठन से है। और HR खान समिति, ये HR खान समिति है कॉर्पोरेट बॉन्ड से। और सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे क्या दिया गया है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में? एक सीटिंग अरेंजमेंट है, तो पिछले से हम लोग को सुबह में मिला था। इसमें टोटल 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3, 6 और 2, 8, टोटल 8 व्यक्ति हैं जो एक वर्गाकार पे बैठते हैं, यहाँ और भुजा के मिड में भी बैठते हैं। ठीक, बैठा दिया हमने। कह रहा है क्या सी W के दाईं ओर से बगल में, C कहाँ पे है? W के दाईं ओर से, यहाँ पे हम W को डालते हैं तो C के W के दाईं ओर हो गया। B Z के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, B कहाँ पे है? Z के बाईं स्थान से तीसरे स्थान पे। हमने Z को यहाँ पे जैसे डाला तो बाईं स्थान से तीसरे स्थान पे हमने B को डाल दिया। अब क्या बोल रहा है कि A X और C के बगल में बैठा था। कहाँ था A जो था X और C के बगल में बैठा है, तो हो गया। ठीक है, C और X के बगल में A बैठा दिए। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है
कि जेड किसी भी कोने पे बैठा नहीं था, जेड को कहीं भी कोने पे नहीं है, ये तो मिड पे है, ठीक है। और डब्लू वाई के ठीक बगल में था, डब्लू क्या था, वाई के ठीक बगल में। तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे, भी जो है हमारा वाई के ठीक बगल में है डब्लू, ठीक है, वाई के ठीक बगल में। तो कौन सा बताना है आपको, इनमें से कौन से ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ए के दाईं स्थान से तीसरे, 1 2 एंड 3 कौन है, भी है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि पैटर्न को पूरा करना है, आपको पता है इसमें क्या फुलफिल करना है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा लगेगा पिक्चर। अब देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये काउंट करके आपको बताना है। टोटल कितने त्रिभुज आए आपको, तो टोटल आएंगे आपको 10 त्रिभुज। करेक्ट आंसर डी बनेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, देखिए, समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ढोया जा सकने वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे पोर्टेबल। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी पोर्टेबल। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, इफ द नेबर्स हैड नॉट डैश फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड। तो आंसर बनेगा क्या यहाँ पे, फूड मतलब भोजन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, इफ द नेबर्स हैड नॉट प्रोवाइड फूड। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पे यहाँ पे, करेक्ट आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा, हैड नॉट प्रोवाइडेड फूड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन है बता दीजिएगा। इनकरेक्ट आप देखिएगा, हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे गलत होगा, तो सही होगा क्या इसका, तो करेक्ट स्पेलिंग जो होगा, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है क्या है, हॉस्पिटैलिटी इसका मतलब होता है आव भगत होता है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, HOSPITA होगा, है ना, TALITY होगा, बल्कि TI नहीं, है ना। तो हॉस्पिटैलिटी करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, में कौन सा इनकरेक्ट है देखेंगे आप। तो इसमें करेक्ट जो होगा आपका, इनकरेक्ट जो होगा कौन है, करेक्ट तो ये तीनों दिख रहे हैं, और बच क्या गया एक आपका, करेक्ट इनकरेक्ट सी होगा, लिजिबल। तो लिजिबल का होता क्या है इसका करेक्ट, देखिए इसका होता है LEGIBLE, लिजिबल होता है, मतलब सुपाठ्य होता है इसका मतलब, है ना। क्राइटेरिया मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कसौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम आपको बताना है ना। क्या है, सिमिलर, सिमिलर का साइनोनिम क्या है, सिमिलर मतलब समान होता है। तो उसके लिए कौन सा यूज होगा वर्ड बताइए, उसके लिए होगा अलाइक, आंसर बी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है हमारा आइटम, टू पुल ऑफ फास्ट वन ऑन समवन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक दूसरे को क्या करना है, धोखा देने के बारे में बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन क्या जाएगा, टू चीट समवन। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट, select the option that can be used a one word substitute for the given group of words। क्या है हमारा, हैंड रिटेन बुक। हैंड रिटेन बुक का क्या हो जाएगा बताइएगा, हैंड रिटेन बुक का होगा मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट होगा, आंसर डी बनेगा, मतलब हस्तलिखित। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट the bold segment in the given sentence if there is no need to substitute it, select no substitutes required। क्या है, if I see a snake I tried to catch it। तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी,
विल ट्राई टू कैच, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी होगा यहाँ पे, विल ट्राई टू कैच में बदल देना चाहिए किसको, तो ट्राई टू कैच को। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वाक्य एक और वाक्य 6 के मध्य जो है वाक्यों का सही क्रम आपको बताना है, कौन सा होगा। तो आप देखेंगे ना इसमें तो कौन सा वाक्य सही आएगा। देखिए पहला को हम लोग लेके देखते हैं। आज का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतना समय का अपव्यय कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है और साधन साध्य हो गया है। इसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधा हो सकती है। तो बिल्कुल एकदम से करेक्ट सटीक बैठा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है क्या कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, आंसर ए बनेगा। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कौन नहीं है, गोद जो है स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, आंसर सी बनेगा। जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा अक्षय, आंसर ए बन जाएगा। अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा, अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या में व्यथित होना, है ना, ईर्ष्या में व्यथित होना। कृष्ण का विलोम शब्द बता दीजिएगा, कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा, आंसर बी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान बताइएगा, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, कहाँ पे है, औराही हिंगना, औराही हिंगना में है। इनके प्रसिद्ध रचना बहुत सारे हैं, मैलाचल, प्रति परी कथा, जुलूस, कितने चौराहे, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यही बन गया आपका। अगला देखिएगा, कह रहा है कि दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम और 50 ओम है, तो इनके अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। तो आइए अलग अलग प्रतिरोध निकालते हैं। आर इक्वल क्या होता है आपको पता है, V बाई आई, मतलब वोल्ट बट्टा एम्पियर होता है। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ना हमारे पास कि किसी दो चालक के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हो 12 और 50 ओम, तो इनके अलग अलग प्रतिरोध पता है आपको कितना होगा, 30 ओम होगा और कितना होगा तथा 20 ओम होगा। ठीक है, ये जो हम आपको बताए ना दोस्तों, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगने वाला है। ठीक है, हमें जो आती है हम तो वही बनाएंगे। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या होती है, R1 इक्वल होता है ना R2 प्लस R3 जो भी है होता है ना, RS इक्वल क्या होता है, R1 इक्वल R2 होता है ना। ये श्रेणी क्रम में होता है, समानांतर क्रम में तो बाई में हो जाता है। ठीक है, तो RS हमारा फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 ओम है। ठीक, तो R1 प्लस R2 इक्वल कितना हो जाएगा, 50 ओम होगा। ये इक्वेशन 1। अब समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल R1 प्लस R2 होता है। तो रखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। तो RP का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई RP का वैल्यू। यहाँ पे RP का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 12 ओम ले सकते हैं जो ऊपर में हम लोग लिया था। तो यहाँ पे रखिए तो कितना आ जाएंगे इसके, 12 ओम R1 प्लस R2 होगा इक्वल R1 इंटू R2। तो ये कितना हो जाएगा 12, अब 50 क्यों होगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमने जस्ट ऊपर में बनाया है इक्वेशन 1 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 600 ओम हो जाएगा, 600 ओम आ गया। अब देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर फाइंड करते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, आपको पता है कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है ना, तो इसी के इक्वल आएगा। तो रखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AB यानी R1 इंटू R2। ठीक, तो चलिए इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 50 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 2500 माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाला 600
ठीक है, अब करिए इसका 2500 में से कितना 2400 घटा दीजिए तो कितना आ गया 100 ओम आ गया। किसका वैल्यू आया R1 माइनस R2 का। तो इक्वेशन 1 और 2 में से R1 का वैल्यू कितना आ गया, कोई भी आप इक्वेशन में रखिए तो R1 का वैल्यू 30 आएगा और R2 का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, आंसर आपका आ गया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। कह रहा है क्या 6 मीटर और 3 मीटर द्रव्यमान के दो पिंडों के संवेग समान, पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए हम क्या लिखाएंगे यहाँ पे, जो हमारे पास दिया है रेशियो में M1 V1 इक्वल क्या होगा M2 V2 के बराबर होगा। तो चलिए V1 बाई V2 इक्वल क्या हो जाएगा M2 बाई M1 होगा ना। तो चलिए V1 बाई V2 का वैल्यू क्या होगा, V1 बाई V2 का वैल्यू, M2 का वैल्यू क्या था 6 और M1 के वैल्यू कितनी है 3, 2/1 आएगा। ठीक है, 2/1 आ गया। अब जो हम निकालेंगे यहाँ पे एनर्जी इक्वल फर्स्ट एनर्जी और सेकेंड एनर्जी, तो निकालिए M U का होल स्क्वायर पहला, ये पहला है, और M2 V2 का होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन कर लेंगे M1 को तो बच क्या गया V1 बाई V2 की होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गई M2। M1 और M2 की वैल्यू दे रखा है हमारा कितना 3 और 6, 3/6 रखे गुन्ने 4/1 दी हुई है हमारे पास, ये 2 टाइम्स में, ये काटिए 2 टाइम्स में, यानी कितनी आ गई 2/1। तो हम गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो फाइंड करेंगे वो क्या होती है हाफ ऑफ द्रव्यमान मास जो है हमारे पास मल्टीपल वेग का होल स्क्वायर होती है ना, वो पता है। तो हमारा जो रेशियो आया है वो कितना है 2:1 के रेशियो में आया है, तो करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर डी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो हाफ ऑफ mv² होता है ना, हाफ ऑफ m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और पोटेशियम का mgh होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, तो रेखीय आवर्धन का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा होगा बताइए, यहाँ पे जैसे दे रखा है, इसे बना के देखते हैं हम लोग। आवर्धन इक्वल क्या होता है पता है कि आवर्धन इक्वल होता है v बाई u होता है, माइनस में भी है ना, तो माइनस में v की वैल्यू कितनी दी 30 बाई u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू 50, काटिए कितना आ जाएगा 2 आएगा, माइनस में रहेगा ये भी, तो माइनस माइनस प्लस यानी +2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, पदार्थ का घनत्व घटता था, आंसर बनेगा सी घटा देता है ना। किसी दिए गए समय अंतराल के एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन का करता है, करेक्ट आंसर बनेगा आंसर ए। भौर धाराएं कब उत्पन्न होती है, कब होती है भौर धाराएं जो है उत्पन्न होती है जब वस्तु की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। भौरव धारा जल में उत्पन्न भौरव के समान चक्रदार धाराएं होती है। बीजांडसन और फलभित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें है, किसमें है ये टमाटर में है, आंसर सी बनेगा टमाटर। अगला है क्या कि समान लंबाई और व्यास के तांबे चांदी नाइक्रोम और कांच के 4 तार है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, तो किसका सबसे ज्यादा होगा, कांच के तार का प्रतिरोध जो होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध बराबर होता है
विद्युत विभवांतर बट्टा विद्युत धारा होता है ना। तो चांदी में सबसे कम, उसके बाद तांबे में, उसके बाद नाइक्रोम, तब सबसे ज्यादा कांच के तार में होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। डीएनए के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया? किसने किया था? तो आंसर बनेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आंसर ये बनेगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। और ये लोकपाल कब से लागू किया गया आपको पता है? आरबीआई के द्वारा। तो 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय आधार जो है एक किस पे होता है? हैरड डमर मॉडल पे हुआ था। दूसरा पीसी महालनोबिस पे। तो ये पहला कब से कब तक चला था? 1951 से 60 तक, 1956 तक, 5 वर्षों का था, है ना। प्रथम में जो है कृषि प्रधान, और दूसरा में क्या था? तो भारी उद्योग के लिए प्राथमिकता था। राव मोहन मॉडल का संबंध किससे है? उदारीकरण से। राव मोहन मॉडल का संबंध किससे है? तो यह था उदारीकरण से है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में जो प्रस्तुत प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर ही बल दिया गया था। अगला देखिए, लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है किसके लिए बना है बताइएगा? तो यह बना है बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका नेक्स्ट बोल क्या रहा है कि बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अल्पकालिक वित्त पोषण सुविधा। करेक्ट आंसर ए बनेगा। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो किसने उठाया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उठाए थे। आंसर करेक्ट बी बनेगा आपका। मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है, इसका रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। महाभाष्य का पतंजलि है। हर्षचरित का बाणभट्ट है। और कादम्बरी का बताइए? तो उनका भी बाणभट्ट ही है। अष्टाध्यायी का पाणिनि। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों गीत गोविंद के लेखक कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 7 वर्षीय युद्ध। 7 वर्षीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है 1756 से लेकर 63 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजी की हार हुई थी? कौन सी देश की फौजी का हार हुआ था? तो वो फ्रांसीसी फौजी का हार हुआ था। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। और यह किसके किसके बीच में था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांसी हार गए, इंग्लैंड जीत गए। इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ था। अगला देखिए कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्नलिखित किन देशों के बीच में समझौता हुआ था? पंचशील समझौता है भारत और चीन के बीच। आंसर बनेगा सी। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापारों को लेकर हुआ था। वो पंचशील क्या थे आपको पता है? तो आइए हम लोग जानते हैं पंचशील क्या क्या है जिस पे हस्ताक्षर हुए हैं। पहला था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर सम्मान। दूसरा है आक्रामकता। तीसरा है अहस्तक्षेप मतलब आंतरिक विषयों पर। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ। और पांचवा था आपका शांति सह अस्तित्व। ये पंचशील है। अगला देखिए, जो पंचशील कौन नहीं मानता है? चीन नहीं मानता है इसको। अगला क्या है कि निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, कबीर जी के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया है। कबीर जो है प्रथम संत है जो गृह अवस्था जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिए। और कबीर जो है निर्गुण संत थे। कैसे थे? निर्गुण।
कबीर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए थे। कबीर का जो है प्रथम कबीर की रचना जो है कौन है? बीजक है, साखी है ना, सबद है। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? सिकंदर। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। अगला देखिएगा, तो अकबर के पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी में था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी कब बनाया था? तो 1571 को अपना राजधानी बनाया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अकबर को इसके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जन्म हुआ। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। अकबर के प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लातीफ थे। अकबर ने 1585 के बाद लाहौर को राजधानी बनाया। शाहजहां 1638 के बाद जो है दिल्ली को राजधानी बना लिया। अगला है काला पानी कहाँ स्थित है? काला पानी कहाँ है? उत्तराखंड में। आंसर बी बनेगा। उत्तराखंड में स्थित काला पानी भारत तथा नेपाल के बीच विवादित सीमा है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करके रखने के लिए भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप में काला पानी की सजा के लिए रखा था। तो ये आपका यहाँ पे गलत होगा, उत्तराखंड नहीं। काला पानी की सजा दोस्तों यह पोर्ट ब्लेयर में होगा। कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? पोर्ट ब्लेयर में नहीं, बल्कि अंडमान निकोबार में, जिसको हम लोग सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं ना। कहाँ पे होगा? इसमें गलत है दोस्तों आपका आंसर। तो कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन गलत मिलती है तो उसे आपको देखना है ना। तो कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार द्वीप में है, जिसमें वीर सावरकर जी को कैद किया गया था। उनको काला पानी की सजा दिया गया था। उसको सेलुलर जेल बोलते हैं हम लोग, है ना। और जो काला पानी है दोस्तों ये हो गया। और काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच की सीमा को बनाती है। काली नदी बहती है ना, तो वो उत्तराखंड साइड में होकर बहती है। ठीक है, तो काली नदी है। तो आंसर इसका आप समझ गए क्या हो सकता है? इसका आंसर अंडमान निकोबार द्वीप होगा, है ना। अब देखिए क्या है हमारा, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? अक्षांशीय मैदान का क्या नाम है बताइए? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पंपास, है ना। यह मैदान जो है उत्तरी अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील का एक विस्तृत क्या है? विस्तृत है। वहां पे इस मैदान का निर्माण जो है पराना व पराग्वे नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होती है। यह अर्जेंटीना के मध्यवर्ती क्षेत्र में आच्छादित करता है। यह बहुत ही उपजाऊ मैदान है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में घास मैदान का नाम है, और वेल्स दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? बताइए कहवा पतन। तो यह है सैंटोस। कौन है? सैंटोस। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, आप तो इसे बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का वर्क होगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करके इसे बनाएंगे आगे। ठीक है, और जो आएगा इसमें, ठीक है ना, इससे घटा लेंगे और फिर घटाएंगे नहीं, अभी जस्ट इसका वर्क रखेंगे, फिर मल्टीपल करके यहाँ पे जो होगा इससे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तब लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो आप ये वर्क करिएगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 49/2 आएगा, करेक्ट आंसर बनेगी। तो आइए इसे हम लोग बना के दिखा देते हैं। जैसे कि आपका बहुत ही सिंपल है, 1/2 + 3 - 5 × 5 हो जाएगा, -75 में से 75 ÷ 25 होगी। इसको काटिएगा 3 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ +3 - 25 -3 हो जाएगी। तो बच क्या जाएगा? 1/2 - 25, यानी तो घटा दीजिए 50 में से 1 घटेगा, यानी 49 माइनस में /2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास 56 क्वेश्चन में, कि अनिल ने सुबह अपनी यात्रा को शुरू करता है। ठीक है, और सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा को आधा भाग पूरा कर लेता है। ठीक है, और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा 4/5 भाग पूरा करता है। तो उसने अपनी यात्रा किस समय में शुरू की थी, ये आपको बतानी होगी। तो किस समय में शुरू करेगा वो बताइए? तो वह जो है 5 बजे शुरू किया होगा, तभी तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बनेगा। डी बनेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 12 महिलाएं और 16 पुरुष
एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष के द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है तो 16 पुरुष उसी कार्य को करने में कितने दिन काम करेंगे। तो महिला और पुरुष, तो यहाँ पे मेल और फीमेल, इनकी क्या दिया हुआ है, समय 1 और 2 के रेशियो है और इसका एफिशिएंसी जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2:1। ये तो वर्क हो गया, ये इफिशियंसी हो, इसकी क्षमता और इसका काम। अब देखिए 12 महिला तथा 16 पुरुष 11 दिन में, तो 16 पुरुष कितना x दिनों में, तो आइए बनाते हैं हम लोग इसको। जैसे 12 गुने 1 तो 12 प्लस 16 गुने 2 तो 32, 12 महिला और इतना जो है पुरुष, ठीक है, ये 11 दिनों में करते हैं। और 16 गुने 2 और गुने x, ये कौन है, 16 पुरुष जो है, इनकी 2 इफिशियंसी जो है गुने x होगा, तो इसमें गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 44 गुने 11 इक्वल कितने हो जाएंगे, ये 16/2 कर दीजिए, 2 से काटिए कितने हो जाएंगे ये 22, और ये कटेगी 2 से 8 टाइम में, 2 से 11 टाइम में, अब तो कटेगी नहीं, तो 121/8 होगा ना, 121/8 दिन हो जाएगा। देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ही बनेगा। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन कि यदि A/B का वैल्यू दी हुई है, B/C का वैल्यू, तो ABC का वैल्यू फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, तो इसे आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। A/B सीधे आप लिखिए 5:8 एंड 4:7 रखिएगा ना, तो इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल करिए, 7×8 56, 7×4 28 और 5×4 20, यही ना होगा। इसे छोटा कर सकते हैं, और तो इसको छोटा करेंगे तो 5, 8, 14 के रेशियो में आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। बोल रहा है क्या है कि 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:3, तो दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना होगा, कितना पानी और मिलाना होगा। तो देखिए इसे बनाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों, ठीक है। 624 गुणे 5, तो ये कितना करता है 5 + 8 टोटल, अब 8 काटिएगा, 8 से कितने टाइम में कटेगा, तो ये 390 लीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, मिश्रण में दूध की मात्रा। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 624 में से 90 घटा लीजिए, यानी 234 आ जाएगी। 234 लीटर ये हमारा पानी आ गया, ये दूध हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते क्या है कि मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा 1 लीटर है। चलिए, तो 1 लीटर जब मिलाएंगे तो 390 हमारा क्या है, दूध है, 234 हमारा क्या है, पानी है। इसी में ना 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 5/4 के रेशियो में हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए ना आप, तो इसे क्रॉस मल्टीपल करिए, कितना हो जाएगा, 1170 प्लस ये 5x और 39 और 4 में गुणा करिए तो 1560 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1560 में से 1170 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 390, और बट्टे में ये कितना चल जाएगा, ये तो गुना हो जाएगा 5x, तो 5 से 5 7 35 और 2 5 चौका 20, यानी कितना आ गया 5 8 40 ना हो 78। तो हमारा कितना आ गया, कितना और पानी मिलाएंगे, तो 78 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार देखिए और इसे बनाइए, और इससे जुड़े जितने भी आपको मिलते हैं कहीं भी तो उसे बनाते रहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 40 और 60 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको बताना है कि कितना होगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू सूत्र क्या होता है, d1 + d2 इक्वल होता है ना 4a², रख सकते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग रखते हैं और बना के दिखाते हैं हमको, ठीक है। चलिए, यदि आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए होता है d1 डायगोनल 1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या है 4a², a का होल स्क्वायर है बस। तो यहाँ पे देखिए d1 कितना दिया है 40 का होल स्क्वायर, मतलब 1600 कर दीजिए सीधे, और d2 कितना दिया है हमारा 60 का 3600 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 × a तो दिया नहीं, तो a² रखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5200 बट्टे 4 कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 × 4 4 3 12 और 00, मतलब आ कितना गया हमारा 1300। तो हमारा a इक्वल कितना हो जाएगा 1300 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 × 100, 1300 को, तो यहाँ से क्या निकल गया 10√13 निकल जाएगा ना, कितना निकलेगा, तो 10√13 सेंटीमीटर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या आ गया 10√13 सेंटीमीटर आंसर इस चतुर्भुज का लंबाई। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, करेक्ट आंसर सी।
बताना है आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 16 है। तो आपको पता है ना, समचतुर्भुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है तो 16 गुने 16 रख दी, काटिए 4 से 4 चौका 16, यानी कितना हो जाए 64√3। तो आंसर कौन सा बना, करेक्ट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समानांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या होगा यदि चौथे पद 11 और सातवां पद क्या है 4 है तब। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एपी से तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। आपको सिलेबस आज आज हम प्रोवाइड करा देंगे कहाँ है, ठीक है ना। लगभग 3 या 4 मिनट की वीडियो रहेगी, उसे पूरे स्पष्ट से देखिए, पूरे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या सिलेबस है क्या नहीं, अभी लेटेस्ट अपडेटेड वाला, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। चौथा पद जो है आपको पता है, चौथा पद जो दिया है तो उसके लिए हम 4 रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा a+3d इक्वल कितना आ जाएगा 11। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए आप, ठीक है। और सातवां पद क्या है मेरा -4 है, तब लिखिए। तो सातवां पद आप 7 घटा दीजिएगा इसमें तो 6, यानी कि a+6d इक्वल कितना है -4 है। इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएंगे d का वैल्यू निकलेगा -5, ठीक है ना। अब d का वैल्यू कोई भी इक्वेशन इसमें और या फिर इसमें जिसमें मन उसमें रख लीजिए, और जब d का वैल्यू रखिएगा तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 26, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। जब 26 आ गया तब 11 पदों का योग हमें निकालना है। ए तो आपका 26, डी निकल गया -5, एन का वैल्यू 11 निकल चुका है। तो आइए हम लोग बनाते हैं एस एन। क्या होगा, एस एन इक्वल होता है n/2, है ना, 2a + n-1 इंटू डी होता है ना। चलिए इसे बनाते हैं। n 11, 11/2, 2 गुने हमारा क्या है 26, 26 दूना 52 सीधे कर दीजिए, प्लस 11 पद है, 11 में से 1 घटा दीजिए 10 गुने डी कितना निकला है -5, ठीक है। अब बनाइए इसे 11/2, ठीक है। ये करिएगा तो कितना -85, यानी घटा दीजिएगा तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया हमारा टोटल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया, 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित है, तो वह है फ्यूज। आंसर बनेगा डी, फ्यूज। कह रहा है क्या, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 है, वह निम्नलिखित में से कौन है, बता दीजिए कौन है। तो वह निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। आंसर बनेगा हमारा बी। अब बताइए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 होता है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं, उस प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग। 2 टाइप के प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स, है ना। थर्मोसेटिंग्स वो होता है जो हार्ड प्लास्टिक होती है, जिस मतलब फिर से आप नहीं यूज में ला सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप पेन है, उसे क्या, जैसे आप पेन का यूज करते हैं तो वो क्या, पेन का जो है फिर से आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। सपोज में आप देखिए बोतल को फिर से आप यूज में ला सकते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक है बोतल। और लेकिन जो हमारा पेन है वो कैसा है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग कठोर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खुला श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, बता दीजिए कौन है। तो ये है एथेन। क्या है, CH3 CH3 है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है, क्या बनाता है, वह बनाता है मीथेन, CH4 बनाता है। इस यौगिक में सहसंयोजक बंधन उपस्थित है, बता दीजिए किसमें है। यह है एथेन में, C2H6 में है। किसमें है, एथेन में है, C2H6। परमाणु का नाभिक धनात्मक कैसे होता है, कैसे होता है बता दीजिए। तो आंसर बनेगा इसका, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण यह जो होता है धनात्मक होता है। आंसर सी बनेगा। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो जीरो आवेशित होता है, जबकि प्रोटॉन प्लस आवेशित होता है। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिक H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, जबकि कम H+ उत्पन्न करने वाला अम्ल क्या कहलाते हैं।
बताइए क्या कहलाएंगे? तो यह कहलाएंगे प्रबल अम्ल कहलाएंगे H+ ज़्यादा वाले, और दुर्बल अम्ल कहलाएंगे H+ उत्पन्न करने वाले अम्ल, है ना। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन कौन है बता दीजिए। तो द्विविस्थापन इसमें आप देखेंगे CuSO4 एक्वा प्लस H2S, ये गैस ये बनाएगा क्या हमारा CuS सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? बता दीजिए किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था। तो कादिरिया, आंसर बनेगा एक कादिरिया। दारा शिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से प्रदान किया गया था। दारा शिकोह जो कादरिया सूफी सिलसिले का अनुयायी और मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीरे अकबर के शीर्षक के तहत किया है। दारा शिकोह को देख रेख में 2 पवित्र हिंदू ग्रंथ योग वरिष्ठ और भागवत गीता का भी अनुवाद हुआ था। इसको जो है दारा शिकोह को मतलब छोटा अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है। बताइए भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में है आंध्र प्रदेश। आंसर बनेगा बी। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार हमें करना, अभिनव भारत के लिए। तो आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर हमारा करेक्ट बनेगा, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। बिल्कुल सही है। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था? नहीं, मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। ये बिल्कुल सही, यानी 1 और 3 मेरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे, है ना। 19 विनय दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा मतलब अभिनव भारत में परिवर्तन हो गया। 1906 में बीडी सावरकर लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था क्या चलती रही। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है अधिक वर्षा होती है? भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है बताइए? ये तो पता ही होगा, मासिनराम। आंसर बनेगा सी, मासिनराम में होता है सबसे ज्यादा 125 सेंटीमीटर। कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा? तो कौन नहीं सुमेलित देखें आप, तो आप देखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, बट 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस नहीं क्या मनाया जाता है फिर? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर डी बन जाएगा। भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पे है? बड़ोदरा में है। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो आंसर बनेगा बी करेक्ट आंसर। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बी बनेगा। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की है। भाभा 1948 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला क्या है हमारा? इंटरपोल से संबंधित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन है। कहाँ पे? लियोन में है। आंसर बी बनेगा लियोन। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्य कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ते हुए सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करते हेतु सक्षम बनाना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी है। कुल देशों की संख्या इसमें कितना है? 194। 194वां देश कौन सा है? 194 देश तो है किरीबाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि किसी भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने महिला FIDE अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीती है। तो वह कौन जीती है? इनका नाम है दिव्या देशमुख। आंसर बनेगा डी दिव्या देशमुख। विश्व
रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला और सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता कोनेरी हम्पी बनी है। सुबा रमन लक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी है। आर प्रगनंदा की बहन है ये। तमिलनाडु के केपी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, 85वें। अगला क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतरिम अनुमान के अनुसार 2023 से 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? बताइएगा क्या थी? तो 8.2% थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया अंडर मेट्रो? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में ना। कहाँ पे? कोलकाता में। 2023 में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिप पहल को शुरू किया है? तो कौन शुरू किया है बताइए? आंसर बनेगा ए, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, ABA। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए बैंक क्लिप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी? तो यह किया जाएगा उत्तराखंड में ना। 2024 38वां प्रस्तावित है, जो कहाँ पे 7 स्थानों पे किया जाएगा। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार है ना, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलर भुज में शामिल है। गोवा में आयोजित 37वां हुआ था 2023 में। इसका शुभंकर कौन था? बाइसन, भारतीय बाइसन, जो इसको हम लोग मोगा। और 38वां यह तो उत्तराखंड में है। और इसका शुभंकर पक्षी कौन है? मोनाल है, जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अगला है एक त्रिभुज के केंद्रक का मानक ज्ञात करें जिसका शीर्षक बिंदु दिया हुआ है 2, -2, 6, -3 और 4 और 2 दिया है। तो चलिए हम लोग केंद्रक का वैल्यू निकालते हैं। केंद्रक का फॉर्मूला आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इसे, और इसे फॉर्मूला को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये सिलेबस में तो बदलाव आई है, आपको बता देंगे। सिलेबस में बहुत ही अच्छी बदलाव आई है, बहुत ही अच्छा है सिलेबस। हमने देखा है, आपको भी वीडियो बना दिए हैं आपके लिए, आप पूरे स्पष्ट से आप जान जाइएगा उसमें, है ना। ये हमारा होता है x1 + x2 + x3 बाई 3, क्योंकि 3 है, ठीक है। अब तीनों को अब y1 + y2 + y3, ठीक है, बाई 3। ओके, ये हमारा हो गया केंद्र। तो चलिए इसका वैल्यू दिया है वो रखिए। x का वैल्यू कितना दिया है? 2 + 6 + 4, 6 4 10 2 12। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 -3 + 2 बट्टे 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 है, 12/3। और ये कितना आ जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 2 घटाइएगा तो -3/3 आ गया। तो इसे काटिएगा तो -1, इसे काटिएगा तो 4, यानी 4 और -1। आंसर देखिए, 4 और -1 कौन है? तो आपके पास कौन सा है? 4 -1, आंसर नंबर बी है। अगला क्या है कि कॉसेक स्क्वायर b -1 इंटू सेक स्क्वायर b -1 का वैल्यू क्या होगा आपको बताना होगा। तो आपको पता है कि कॉट स्क्वायर b इंटू टेन स्क्वायर b इक्वल क्या होता है? 1 होता है ना। क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर ए बनेगा, क्योंकि यदि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले और a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, तो आपको पता है क्या होता है कि a + b इंटू ए माइनस बी, a + b इंटू ए माइनस बी 2 होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 3.5 मीटर की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार का ऊंचाई क्या है, ये आपको बताना है ना। तो चलिए बनाते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे दीवार है, ये सीढ़ी हमने ये लगा दी, ठीक है। ये कितना है? सीढ़ी की लंबाई 3.5 मीटर है। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ। तो ये यही ना हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो cos 60 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं कि x/3.5 हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो आइए, x की वैल्यू कितनी है हमारे? x तो है नहीं, cos 60 का वैल्यू होता क्या है?
1/2 होता है, तो x बटे 3.5, तो ये हो कितना जाएगा दोस्तों, इसका आधा कीजिए, 3.5 बटे 2 हो जाएगा, काटिए इसको, तो 1 पॉइंट आपके आ जाएंगे 1.75 मीटर आ गए दीवार की ऊंचाई। यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर आपका ए बन गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या, यदि 8 अंकों वाली संख्या है ना दी हुई है, 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान निकालना है, और निकालने के बाद आपको ये बताना है कि 7x + 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा। यदि 8 से डिविजिबल है ये, तो हमें क्या करना होगा, 3 वर्ड को लेके हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले 3y4 है ना, 3y4 जो है हमारे पास, इस वर्ड को लास्ट वाले को हम लोग पहले डिविजिबल करके देखते हैं 8 से, क्योंकि 72 जो है हमारा 8 और 9 का डिविजिबल पॉइंट है, तो हम लोग पहले 8 से डिविजिबल करके देखते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से ये कट जाएगा। क्या y की वैल्यू क्या रखने पे हमें, तो y की वैल्यू 8 रखने पे, ओके। y की वैल्यू जब 8 रखते हैं तो ये पूरी तरह से कट रहा है। अब देखिए y की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पे 8, पहले में y की वैल्यू 8 रखा था, ओके। अब सेकेंड आती है, क्या रखें, तो 4y। अब फिर हम 8 से यहाँ पे 4 की वैल्यू रख के देखते हैं, 3y और ये 4 है, यहाँ पे हम 8 के बदले अब 4 रख के देखते हैं कि 4 से डिविजिबल होती है कि नहीं। तो 8 से करिए, 8 4 जा 32, ये 2 और 4, 8 3 जा, मतलब कि ये भी कट रही है। यानी 8 का y की वैल्यू या तो 4 रखे या 8 रखे, ये डिविजिबल हो ही रही है। तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, अब 9 से भी वैसे ही डिविजिबल आप करके देखिए, है ना। तो 9 से भी आप डिविजिबल करिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 1 आएंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7x। 7x का मतलब क्या है, 7 × 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, +2 और 8 का वैल्यू, y की वैल्यू 2, 16 और +7 कितने हो जाएंगे, 23। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्या यहाँ पे दिया गया है, बताना है ये रीजनिंग की, इससे ये संबंधित है, इससे ये, तो आपको इसका बताना है। 8 18 का 14 दिया हुआ है ना, 18 का 14 दिया हुआ है, तो ये कैसे दिया हुआ है, आप देखिए पहले कि 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाए 9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, है ना, और ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे 36 का करिए, 36 को 3 का होल स्क्वायर करिए 9, 9 में 4 से गुना करिए 36, 36 और ये 4 का होल स्क्वायर लास्ट वाला करिए 16, तो यहाँ पे भी 3 का होल स्क्वायर करिए 9, 9 तिया 27, अब 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए 9, यानी आंसर बनेगा सी। अब बताना है इसमें, जैसे कि वायरोलॉजी विषाणु से है, तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, बताइए कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, तो कार्डियोलॉजी हृदय रोगी से संबंधित है, आंसर बनेगा सी, हृदय से। और यहाँ पे बताना है क्या, इसके जगह पे क्या आएगा, चिन्हों को अनुक्रम प्रतिस्थापित करने पे समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह का उपयोग करना है। इस चारों ऑप्शन में आपको बनाना है कि कौन जो है प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपको पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा, सी रखोगे तो आप। और इसका वैल्यू आपको बता देते हैं, ये जो इससे इसका जो वैल्यू पता है कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कर रहा है गुना करने के लिए, तो 3 को 4 टाइम्स करके देखिए कितना आ जाए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यानी इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पे इसके बदले रख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, क्या होता है कार्य बताइए, तो इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट हुक ने कब किए थे, 1665 ईस्वी में। ये तो मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक, है ना। आपको बताना है जीवित कोशिका का, तो जीवित कोशिका खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक किए थे, कौन किए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। राइबोसोम का खोज पैडले किए थे। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम पर शोध किए करने के लिए जो वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पौधे की अधिकतम लंबाई, पौधे की लंबाई किससे बढ़ता है, किससे बढ़ता है, तो यह बढ़ता है शीर्षस्थ विभोज्यतक से बढ़ता है ना, किससे बढ़ता है, एपिकल मैट्रिज्म से बढ़ता है। ये उत्तक तना, जड़ तथा पत्ती के शीर्ष पर पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है प्राथमिक वृद्धि होती है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें कौन सा वसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है, कौन सा है बताइए, तो वह है विटामिन सी। कौन है, विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलय विटामिन है। बी और सी क्या है, जल में है।
जबकि ADKE ये सब वसा में घुलनशील है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है स्तनियों में निम्न हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह होता है FSH और LH के द्वारा होता है। FSH होता क्या है, स्तनियों में जो अंडोत्सर्ग FSH और LH द्वारा होता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के एंडियोहाइपोफाइसिस से स्राव जो है फॉलिकन, इसका नाम क्या है, FSH का नाम है फॉलिकन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH का नाम है ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन, जो स्तनियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, यह मस्तिष्क में स्थित रहता है। अगला देखिए, किस फल में जो है असली मतलब ट्रू तथा नकली फलों का गुण सम्मिलित है, तो वह कौन सा फल है, वह फल जो है काजू है। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल आदि से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, अमरूद, कटहल, लीची, ये सब हो गया। फल विज्ञान जो है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, हमें फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, एरिल भाग को। सेब का थैलेसमस भाग को खाते हैं। नारियल का एंडोकार्प भाग को खाते हैं। लस्सी का आंतों में पचित और अवशेषित निम्न में किसका परिवहन करती है, किसका परिवहन करती है, तो वसा का। आंसर बनेगा सी, वसा का परिवहन करती है। लस्सी का एक जो है चिपचिपा संयोजी उत्तक है, जो कोशिका के बीच रिक्त स्थान को क्या करती है, रिक्त स्थान को करता है। लसिका कार्य क्या है पता है, लसिका तंत्र ही जो है ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लसिका शरीर की जीवाणुओं का भक्षण करती है। लसिका शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती है तथा उसे रगड़ से बचाने में कार्य करती है, और मानव जो है शरीर में कोशिका तक जो है जरूरी पोषण तत्वों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने में कार्य करता है, कौन, वसा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जो है एक कोशिकीय जीव है, बता दीजिए एक कोशिकीय कौन है इसमें, तो करेक्ट आंसर बनेगा पैरामीशियम। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी, पैरामीशियम। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है यहाँ पे, बट इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका द्रव के सभी प्रकायों को पूरा करता है ना। बहुकोशिकीय जैसे हम लोग हो सकते हैं, हम लोग ही हैं, मतलब सभी जंतु हो जाएंगे जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के जो है पौधे को निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, बताइए किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, तो वह नहीं किए थे पत्तों की आकृति, नहीं तो बीज की आकृति, मटर के पौधे की लंबाई और फूलों का रंग किए थे। आंसर बन जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में असत्य कथन को आपको पहचानना है, तो आइए पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए असत्य पहचानना है, कह रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीजों में धनायन का जो है धनात्मक आवेश जितना ही कम होता है, आयनिक त्रिज्या उतना ही कम होता है। ये तो बात बिल्कुल ही क्या है, असत्य है ना। जितना ही उसका आवेश जितना ही कम होगा, उसका आयतन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तो यहीं पे असत्य मिल गया हमको। आगे देखते हैं क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऋणायन का ऋणात्मक आवेश जितना अधिक होगा, आयनिक त्रिज्या उतना ही बड़ी होगी। ये तो बात बिल्कुल सही है, जैसा हम लोग ने बोला। आवर्त तालिका में प्रथम ग्रुप के नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला गलत है ना, क्योंकि त्रिज्या बढ़ती है उतना ही, तो आंसर राइट आंसर ये है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों